नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटडाउन टू मेंस के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में जनरल स्टडीज 3 में एंड एज एन इंडस्ट्री जनरल स्टडीज 1 में दोनों में पूछा जा सकता है और काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट है अगर आप इसको बेसिकली तैयार कर ले 1 या 2 पेजर नोट्स के थ्रू। आज हम ये देखेंगे कि इंडिया की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं, किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी को, और साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस इट इज फेसिंग फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकली, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड का जो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट वैल्यू या एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज पे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट शेयर ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स has increased from 13% to 25%। तो लगभग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जितना हो रहा है उसमें से प्रोसेस्ड फूड्स का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एक अच्छा साइन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फूड प्रोसेसिंग भी डिफरेंट लेवल्स पे की जाती है। प्राइमरी प्रोसेसिंग हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यू एडिशन के तौर पे हम ऐड कर सकते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टाइम्स में न्यूट्रास्यूटिकल्स और न्यूट्रिशनल बेस्ड जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। चाहे वो वे प्रोटीन हो, है ना, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, है ना, कोई भी इस प्रकार के सप्लीमेंट्स जो फूड से जनरेट हो रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जनरेट हो रहे हैं, और उनको पैकेज करके उनको प्रोसेस करके अच्छे वैल्यूज पे मार्केट में सेल किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग की सबसे खास बात यह है कि उसमें जो आपका एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट से वैल्यू जो जनरेट होती है उसमें फॉरेन एक्सचेंज तो अच्छा आता ही है, लेकिन फार्मर्स को भी रेम्यूनरेशन का बड़ा हिस्सा आ सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी रेम्यूनरेशन का बड़ा हिस्सा मिल सकता है ना। तो इस वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक सनराइज सेक्टर की तरह देखी जाती है। सनराइज सेक्टर की तरह देखी जाती। लगभग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में 70 लाख लोग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करते हैं भारत के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर। सो इट इज अ बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एज वेल, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दोनों ही मामलों में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ का सबसे बड़ा कंपोनेंट ये बन सकता है। रिसेंट टाइम्स में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर बढ़ी है, और अगर आप देखोगे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी 100% एफडीआई अलाउ करती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मार्केट साइज यानी कि डिमांड के बेसिस पे कितनी मार्केट बनेगी फूड प्रोसेसिंग की वो भी बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी चला रहा है, जिसमें 3 स्कीम्स मेजर है। नंबर 1 2017 की सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस स्कीम के खुद अंदर 7 कंपोनेंट है। मेगा फूड पार्क बनाता है, कोल्ड स्टोरेज बनाता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस करता है एग्रीकल्चर के साथ, फार्मर्स के साथ, ये सारी चीजें। बट जो मेजर स्कीम जो मैं आज आपसे डिटेल में बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में 2020-21 में लॉन्च हुई थी और 2024-25 तक इसका टारगेट है, वो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, पीएमएफएमई। ये पीएमएफएमई के अंदर क्या चीजें होती हैं एक बार देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि मुझे एक हंच है कि इस स्कीम को आप यूज कर सकते हो बेहतर तरीके से अपने आंसर को डेवलप करने के लिए। इसमें बेसिकली 5 तरीके के कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कि इंडिविजुअल फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ग्रुप्स जो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं यानी छोटे स्केल पे काम करते हैं, उनको सहायता देना, असिस्टेंस देना थ्रू क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। तो मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने प्लांट के अंदर, तो 35% जो है सब्सिडी आपको मिल सकती है 10 लाख पर यूनिट की सीलिंग पे। मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट जितनी भी है आपको उसका 35% सरकार की तरफ से लोन के मामले में लोन की तरह या लोन सब्सिडी की तरह मिल जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट विल बी 10 लाख। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर अ वेरी मेजर टूल ऑफ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ और पॉवर्टी एलिविएशन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए भी ये स्कीम काम करती है।
हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 40,000 रुपए पर मेंबर at a maximum limit of 4 lakh per the entire SHG will be given for working capital। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो छोटी प्रोसेसिंग करते हैं, मान लीजिए पापड़ बनाते हैं, है ना, और उसको पैकेज करके बेचते हैं, है ना, या अचार बनाते हैं और उसको पैकेज करके बेचते हैं, उसके लिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, है ना, ज्यादा मशीनरी का प्रोसेसिंग नहीं है, इसलिए उनकी मदद के लिए ये स्कीम हेल्प करती है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ये स्कीम हेल्प करती है। तो मान लीजिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग की, तो वहां पे 3 करोड़ तक की सब्सिडी ये दे सकते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, जितना आप बोरोइंग करोगे उसका 35% गवर्नमेंट की तरफ से माफ कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें सिर्फ मॉनेटरी या फाइनेंशियल सहायता नहीं दी जा रही है, इसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात हो रही है, ट्रेनिंग के ऊपर भी बात हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 70 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड है, तो आगे जाके 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉय हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ऑल्सो की प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, और सम अमाउंट जो पुश दिया जा रहा है वो मिलेट्स को भी दिया जा रहा है। इवन बासमती नॉन बासमती राइस में भी इंडिया के पास एडवांटेज है, जहां पे यूएसए, बांग्लादेश, यूएई और वियतनाम भारत के मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है। तो अगर आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। चैलेंजेस जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है, और कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही ये स्कीम्स काम कर रही हैं। बट इवन देन, डिस्पाइट दैट फैक्ट, देयर इज स्टिल बैकलॉग, अभी भी बैकलॉग है। सप्लाई चेन फ्रैगमेंटेड है। सप्लाई चेन फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या हुआ कि आप कोशिश करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बने, फार्मर कलेक्टिव बने, फार्मर कोऑपरेटिव बने, लेकिन इसके अंदर भी अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है कि आप कलेक्टिवली फार्मर्स से नेगोशिएट करके एक पर्टिकुलर रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आओ। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे इलाकों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कई केसेस में, कई इंस्टेंसेस में देखा गया है कि फार्मर्स को फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं नजर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कदम उठाए गए, जैसे आपने देखा होगा 3-4 साल पहले किसान रेल लाई गई थी, सो दैट agriculture products can be directly transported via the freight corridor। ऑल्सो रेगुलेशंस, जैसे कि बहुत सारे लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट, परमिट की रिक्वायरमेंट, ये एक चैलेंज बन के उभर आया है। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाते लगाते आप एक चीज भूल जाते हो कि फूड सेफ्टी, हाइजीन कंसर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत सारे बाहर की कंट्रीज में ये आरोप लगाए गए कि इंडिया में बनाए गए जो मसाले हैं उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट्स या केमिकल्स इन्वॉल्व है। वो कौन से केमिकल थे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो एक तो फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी एडल्ट्रेशन के इश्यूज, कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स के इश्यूज, लो क्वालिटी प्रोसेस्ड फूड्स के इश्यूज हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को तो खराब करते ही है, लेकिन साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हेल्थ कॉन्शियस लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी खराब करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत कम होता है, और खास तौर पे अगर आप बात करो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और एग्रीकल्चर में बात करो फूड प्रोसेसिंग के अंदर, और इसके अंदर किस प्रकार से आप फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, है ना, न्यूट्रास्यूटिकल्स बना सकते हो, इसके ऊपर अभी भी खर्चा कम किया जा रहा है। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर की कमी होना, ये सब चीजें हम already देख चुके हैं। So there are some challenges that this particular industry is facing. You can see this from the diagram as well. Ultimately what you need to do is you need to also look at different schemes that are there. So government ने संपदा योजना 2017 में एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की थी। इसके 7 सब कंपोनेंट्स थे। अगेन फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाला मैंने आपको बताया, जिसमें 2 लाख छोटे एंटरप्राइजेस को क्रेडिट लिंक सब्सिडी देने का टारगेट
सेट किया गया। 2014-15 में नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड तैयार किया जिसको फूड प्रोसेसिंग फंड बोला जाता है। और इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो 13 सेक्टर्स के लिए 14 सेक्टर्स के लिए स्टार्ट की थी वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भी स्टार्ट की गई थी। सो देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, जस्ट गो थ्रू देम एंड इवन इफ यू कैन मेंशन 3 आउट ऑफ दीज 6 इनिशिएटिव्स इट विल बी परफेक्टली फाइन। अल्टीमेटली आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यदि वे फॉरवर्ड डिजाइन करना है तो वे फॉरवर्ड इसमें डिजाइन करने के लिए आप 3 pronged या 3 pronged वे फॉरवर्ड डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में क्या क्या चीजें या क्या क्या बदलाव लाने चाहिए। दूसरा, आप कह सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि जो लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, जो लोग फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, उनको क्या करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली जो फूड प्रोसेसिंग का इनपुट साइड है, ठीक है, ये आउटपुट साइड है, ये इनपुट साइड है, यानी कि फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स, लाइफ स्टॉक रियरिंग जो करते हैं, है ना, फूड जो प्राइमरी सेक्टर है इसका, उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो वे फॉरवर्ड में व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए जनरली स्कीम्स आ चुकी हैं बहुत सारी। बस अब क्या करना है, आपने ज्यादा एम्फेसिस देना है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ज्यादा एम्फेसिस इन्वेस्टमेंट का देना है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, ज्यादा एम्फेसिस देना है हेल्थ बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसा अभी न्यूट्रासूटिकल्स का बहुत ज्यादा स्कोप आपको नजर आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करने वालों को क्या करना है, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, R&D में खर्चा करना, क्योंकि सरकार नहीं कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, है ना। और साथ ही साथ फेयर कॉम्पनसेशन और फेयर डीलिंग्स विद द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के साथ फेयर डीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, रोड्स, रेलवेज जो वो कर रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, बट इसको क्विकन अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट्स को देखते हुए अब इनपुट यानी कि फार्मर्स यानी कि एग्रीकल्चर, इनकी साइड पे क्या करना है, इनकी मार्केट इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी है। मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब है कि कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बेहतर सेल होंगे, और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, एक्सपोर्ट के लिए अगर प्रोसेस करके जाओ तो किस प्रकार से सेल होगे, वो इनको प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हाई क्वालिटी सीड्स, है ना, इनपुट्स में सारे इनपुट आ जाएगा, हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना है। लाइफ स्टॉक हेल्थ का ध्यान रखना है, इसलिए वो फोरेज क्रॉप्स के ऊपर भी फोकस करे। फोरेज क्रॉप्स मतलब इंडिया में लाइफ स्टॉक की हेल्थ का कम होने का कारण यह है, कम मतलब रिलेटिवली कम पिछले कुछ सालों के हिसाब से, वो ये है कि फोरेज क्रॉप्स, चारा, है ना, उसके लिए कम एक्रिएज मिलता है, तो फोरेज क्रॉप्स के ऊपर फोकस करें। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करें। तो आउटपुट देना बहुत ज्यादा जरूरी है इनका, ताकि ये आउटपुट दे सके। दिस इज द इनपुट, दिस इज द इनपुट फॉर देम, है ना। तो दोनों लेवल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार का फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर को लेवरेज किया जा सकता है, ठीक है, और उसमें भी गवर्नमेंट अगेन हैज टू बी प्रोएक्टिव। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बात है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की है और उसको अच्छे से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड में 3 लेवल पे काम करोगे। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में की तरफ से क्या होगा, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और इनपुट यानी कि फार्मर्स या लाइफ स्टॉक रियरर्स या पोल्ट्री फार्मर्स जो इनपुट देने वाले हैं उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे, कौन से टॉपिक आप चाहते हो कि अगले लेक्चर्स में कवर करूं मेंस की तैयारी के लिए। ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। हमारा रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, जिसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं,
और 10 सितंबर तक वो प्रोग्राम चल रहा है जहां पे मेंस के 15 मेजर थीम्स डिस्कस किए जाएंगे। धन्यवाद।